Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 22nd of February 2023. तो गाइज आज है तारीख 22 फरवरी 2023 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में मेजरली हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ और लाइव मिनट के आर्टिकल्स को भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। वीडियो का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया गया है, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना। वो टेस्ट पूरे वीडियो के ऊपर बेस्ड है, यानी कि आपको पूरा लेक्चर अच्छे से सुनना है, लास्ट में टेस्ट अटेम्प्ट करना है और बाकी जो भी स्कोर आता है आपका वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना है। बाकी इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम पर जाओगे, वहाँ पे दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी लिखोगे तो ये वाला चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर जा सकते हो और वहाँ पर फिर से दीपक यादव एजुकेशन लिखना होगा। 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज के आर्टिकल्स थोड़े से लेंदी हैं लेकिन कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो एक डीप एनालिसिस आपको यहाँ पर आज मिलने वाला है। तो आज का जो सबसे पहला आर्टिकल है ये बात करता है डीप सी फिश कंजर्वेशन के बारे में। तो यहाँ पे एक मेथड है मछली पकड़ने का, तो उस मेथड के ऊपर ना तमिलनाडु की सरकार ने बैन लगा दिया था। अब ये जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से चल रहा था, ये मैं बता रहा हूँ फरवरी 2022 की बात है। पिछले साल से मामला यहाँ पर ये चल रहा है, बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पर इसमें एक परमिशन दे दी है कुछ टाइम पीरियड के लिए, लगभग 1-2 दिन तक यहाँ पर ये मछली पकड़ सकते हैं ये वाला मेथड यूज़ करके। तो इस वजह से ये पूरा मामला चर्चा में है। तो आओ थोड़ा विस्तार से समझते हैं, पहले समझेंगे आखिरकार न्यूज़ क्या है। तो देखो, मछली पकड़ने का एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्स सीन फिशिंग। अब ये क्या होता है आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो इस तरीके से जो मछली पकड़ी जाती है ना, इसके ऊपर तमिलनाडु की सरकार ने ऑलरेडी फरवरी 2022 में यानी पिछले साल बैन लगा दिया था। बोला था कि ये जो मेथड है कहीं ना कहीं बहुत गलत है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है, एनवायरनमेंट के ऊपर बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है, इस वजह से इसके ऊपर हम बैन लगा रहे हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको परमिशन दे दी है। बोला है कि देखो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, अब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो तमिलनाडु का जो स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इस वाले एरिया में इस फिशिंग को परमिशन दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की साइड से, जिसको तमिलनाडु ने बैन कर दिया था। इस वजह से ये मामला चर्चा में है। अब ये जो पर्स फिशिंग मेथड है ना, इसमें क्या होता है ये आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। एक बोट यहाँ पे ली गई है और ये जो जहाज़ है ना, इसमें एक बहुत बड़े से जाल को बांधा गया है और सबसे पहले यहाँ पर देखा जाएगा कि कौन से एरिया में, समुद्र के कौन से हिस्से में सबसे ज़्यादा मछली प्रेजेंट है। अब जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होंगी इस प्रकार से यहाँ पर बोट को ले जाएंगे और बोट से क्या करेंगे, ये जो जाल है ना इसको पूरी इस तरीके से घुमा करना एक गोला बनाकर जाल बना देंगे और जाल बनाने के बाद में इस तरीके से ढेर सारी मछली को एक साथ पकड़ लेंगे। यानी जो पूरा ग्रुप है ना, उस पूरे ग्रुप को, उस पूरे मछली के ग्रुप को यहाँ पर साथ में पकड़ लेंगे। अब ऑब्वियस ही बात है, इस मछली के साथ साथ इस एरिया में अगर कोई और दूसरे जानवर भी होंगे तो वो भी यहाँ पर इस जाल में फंस जाएंगे। तो ये एक मेथड होता है पर्स सीन का, ठीक है ना। तो इस वाले मेथड के ऊपर मैंने बताया तमिलनाडु की सरकार ने खासकर बैन लगा दिया था कि आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और जो हमारा टेरिटोरियल वाटर है उसमें ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, सवाल ये आता है कि सर ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है या टेरिटोरियल वाटर्स क्या होता है। देखो, ये सारी जो डेफिनेशन है ना ये इंटरनेशनल लेवल पर समझाई गई है। खासकर हमारे पास में एक बॉडी है जिसका नाम है यूएन क्लॉज। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये बात करता है जो भी हमारे समुद्र को लेकर कानून है उसके बारे में यूएन क्लॉज मेंशन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जो कि समुद्र के साथ में बड़ी बड़ी बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया एक बहुत लंबा चौड़ा बाउंड्री को समुद्र के साथ में शेयर करता है। तो उस समुद्र का जो कुछ हिस्सा है ना वो उसी कंट्री का माना जाता है। इसी को हम लोग यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। कुछ हिस्सा, कितना हिस्सा, आओ मैं आपको ये समझाता हूँ। सपोज मान लो यहाँ पर एक कंट्री है और उसका ये लैंड है। लैंड के आगे तक लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया कहलाता है। यानी इस ज़मीन से 200 नॉटिकल माइल्स तक ये लमसम हो जाता है 370.4 किलोमीटर्स, ठीक है ना। तो क्योंकि आपको पता होगा नॉटिकल माइल्स से आपको किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करना होगा, तो किलोमीटर में
कन्वर्ट करने के लिए आपको 1.852 से मल्टीप्लाई करना होगा इस नंबर को, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा पूरा का पूरा जो किलोमीटर में डेटा निकल कर आता है वो है 370.4 किलोमीटर्स का। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान लो यहाँ पर जैसे अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे कोई देश आ जाता है, तो जो समुद्र पड़ रहा है ना वो 370.4 किलोमीटर्स तक का जो रीजन है ना वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। उसके उस एरिया के जो भी राइट्स होंगे, इंपॉर्टेंट राइट्स होंगे, वो सब यहाँ पर उस देश के हाथ में होंगे, ठीक है ना। ये बात बोली गई है। अब इसी 200 नॉटिकल माइल्स को और छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया गया है। बोला गया बेस लाइन से आगे जो 12 नॉटिकल माइल होगा ना इसको हम टेरिटोरियल सी बोलेंगे, और आगे दूसरा और 12 नॉटिकल माइल होगा इसको कॉन्टेगियस जोन बोलेंगे, ठीक है। और यहां से बेस लाइन से पूरा जो आगे तक 200 नॉटिकल माइल होगा इसको हम लोग पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलेंगे। स्पेशली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपको यहां पर ये वाले रीजन में देखने को मिल जाता है, ठीक है। टेरिटोरियल सी यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। तो टेरिटोरियल सी में भी इस कंट्री का पूरी तरह से हक होता है, वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। कोई भी दूसरे देश का जो जहाज़ है वो इस एरिया से नहीं निकल सकता बिना इसकी परमिशन के। तो ये सारे हक यहाँ पे उस देश के पास में होते हैं, खासकर उस पर्टिकुलर सी वाटर पर, ठीक है। तो यहीं पर क्या किया गया था, इस फिशिंग को बैन कर दिया गया था तमिलनाडु के थ्रू, ठीक है ना। क्योंकि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तमिलनाडु भी एक बहुत बड़ा बाउंड्री को शेयर करता है समुद्र के साथ में। बात क्लियर हुई। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें बहुत सारी चिंताएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो अलाउ कर दिया है ना, इसमें बहुत सारे कंसर्न्स हैं। कंसर्न्स यहाँ पे क्या है, कोर्ट ने इसको अलाउ तो कर दिया, ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि इसका इंपैक्ट बहुत बुरा पड़ रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, एनवायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। चलो आपने 2 दिन के लिए अगर इस फिशिंग मेथड को अलाउ भी कर दिया है, परमिशन दे दी है, तो आपको इस फिशिंग मेथड को रेगुलेट करना चाहिए था। कितनी क्वांटिटी में कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा इसको रेगुलेट करना चाहिए था, इसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए था। बट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई कंट्रोल नहीं रखा, वो यहाँ पर बताया गया। दूसरा यहाँ पर एक और कंसर्न दिखाया जा रहा है, एक और चिंता व्यक्त की जा रही है इस मामले में, वो है थ्रेटेन्स लाइवलीहुड ऑफ ट्रेडिशनल फार्मर्स, ट्रेडिशनल फिशर्स, जो हमारे मछुआरे हैं। देखो जो हमारे मछुआरे हैं ना, वो कुछ हमारे पुराने तरीके के मेथड को यूज़ करते हैं। अपना बोट लेकर गए, बोट लेने के बाद में आराम से यहाँ पर मछली को पकड़ा, मछली पकड़ने के बाद में लेकर आकर मार्केट में बेचा, और इस प्रकार से उनका जीवन चलता है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल फार्मर्स हैं। बट अभी के समय पर नए नए तरीके आ रहे हैं। पर्स सीन, जैसे मैंने आपको सिखाया कि भाई एक बड़ी सी बोट ली गई, बड़ा सा जाल लिया गया और एक साथ यहाँ पे ढेर सारी मछली को एक बार में पकड़ लिया गया। तो यहाँ पर ये जो मेथड है ना, ये कहीं ना कहीं छोटे जो फिशरमैन है, छोटे मछुआरे हैं, उनकी जो रोजी रोटी चल रही है उसके ऊपर लात मारता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। उनको यहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि ये बोट क्या कर सकता है, एक बार में ढेर सारी मछली को पकड़ सकता है, और फिर उस एरिया में मछली खाली हो जाएंगी और वहाँ पे वापस से आने में थोड़ा सा समय लगेगा, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो हमारे छोटे फिशरमैन हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत बुरा असर होगा, उनकी लाइवलीहुड के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर मैंशन किया गया। दूसरा यहाँ पर एक और चिंता व्यक्त की गई है कि जब मछली को पकड़ा जा रहा है ना, तो पूरा ग्रुप यहाँ पर पकड़ा जाता है इस पर्टिकुलर मेथड में, लेकिन इस ग्रुप में अंदर में कुछ छोटी मछलियाँ भी हैं, कुछ बड़ी मछलियाँ भी हैं, है ना, और कुछ दूसरे जानवर भी हैं। कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। वो एक तरफ हम उनको सुरक्षा दे रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर इस प्रकार से इस मेथड के माध्यम से वो जानवर मारे गए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मैरीन एनवायरनमेंट के ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, ये बताया गया। फिर उसके बाद बताया गया थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी। एक सबसे बड़ी चिंता वाली बात पता है क्या है, वो ये है कि देखो केरला के अंदर में एक मछली है जिसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, सबसे ज़्यादा खाया जाता है। केरला के अंदर में जो मछली खाना पसंद करते हैं लोग ना, उनकी फेवरेट मछली है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑयल सार्डाइन, ठीक है। ऑयल सार्डाइन वाली मछली आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है। इसको खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं केरला के अंदर में काफ़ी सारे लोग, लेकिन इसको इतनी तेज़ी से पकड़ा गया है, भर भर के पकड़ा गया है ये वाला मेथड इस्तेमाल करके, कि इसकी संख्याएँ अब कम हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया है कि साल 2021 में केरला ने लगभग 3297 टन्स जो ये मछली है ना सार्डाइन की, ये यहाँ पर इस मछली को पकड़ा था। केवल कितना, 3297 टन 2021 में। बोला गया है ये पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो चुका है। मतलब 2012 में अगर आप देखोगे ना, तो ये मछली कितनी पकड़ी गई थी, लगभग 3.9 लाख टन के आसपास। तो 3.9 लाख टन से कम होकर यहाँ पे आप कह सकते हो 3297 टन के आसपास ये मछलियाँ पहुँच चुकी हैं। तो संख्याएं बहुत कम हो चुकी हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा फिशिंग की गई है, बहुत ज़्यादा मछली को मारा गया है, बहुत ज़्यादा मछलियों को पकड़ा गया है, ठीक है ना। तो ओवर फिशिंग होने की वजह से भी यहाँ पर इनकी काउंटिंग्स जो है वो लगातार कम हो रही हैं। तो इससे कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया।
तीसरा जो इशू यहाँ पे मेंशन किया गया है वो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, मछली पकड़ रहे हो उसके साथ कई सारे जानवर और भी यहाँ पर उस जाल में फंस रहे हैं, तो उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में कवर किए गए हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात हैं उनके, तो उनको भी यहाँ पर इस जाल में फंसा लिया जा रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया गया एक बॉडी के बारे में, यूएन क्लॉज के बारे में। वैसे मैं आपको यूएन क्लॉज के बारे में ही बता चुका हूँ। ये क्या करता है, यूएन क्लॉज हमारी अलग अलग देशों को पावर्स देता है, खासकर उनके कोई देश है जो कि एक बहुत बड़ी बाउंड्री को शेयर कर रहा है समुद्र के साथ में, तो उस देश को पावर देता है कि आप अपना जो उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा उसमें कैसे उनके क्या क्या राइट्स हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं। तो यूएन क्लॉज, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी थी। 1982 में यहाँ पर इस बॉडी को बनाया गया था। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के बेसिस पर इसको तैयार किया गया। इसको हम लॉ ऑफ द सी भी बोलते हैं। समुद्र के लिए जो कानून है ना, वो यहाँ पर यूएन क्लॉज के थ्रू यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं। और इसने समुद्र वाला जो हिस्सा है ना, उसको 5 मेन जोन में डिवाइड कर दिया है। इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टेगियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज, जैसा मैंने अभी आपको ऑलरेडी दिखाया था, है ना। कहाँ पे दिखाया था अभी जब मैंने ये पढ़ाया था, तो इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टेगियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और इधर बाहर का इंटरनेशनल वाटर यानी हाई सीज वाला रीजन। तो इस प्रकार से इसने यहाँ पर इन एरियाज़ को डिवाइड कर रखा है। और ज़्यादातर जो मेन राइट्स होते हैं किसी भी देश के अपने टेरिटोरियल वाटर में होते हैं, और खासकर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी काफ़ी सारे राइट्स देखने को मिलते हैं। तो कोई भी स्टेट है, कोई भी यहाँ पर कंट्री का एक ऐसा राज्य है जो कि एक बड़े से समुद्र के साथ बाउंड्री को शेयर कर रहा है, तो काफ़ी सारी पावर्स उसके पास में आती हैं कि वो अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर समुद्र वाले रीजन में काम कर सके। इसी वजह से तमिलनाडु ने इसके ऊपर बैन लगा दिया था, बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दिया। बट परमिशन देने के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स नज़र आ सकती हैं वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। आई होप गाइज आपको यहाँ पे एक जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी होगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या मेंशन किया गया, इस फिशिंग मेथड के बारे में बताया गया है। इस फिशिंग मेथड को मैं आपको ऑलरेडी समझा ही चुका हूँ, एक पिक्चर के माध्यम से दिखा चुका हूँ कि आखिरकार इसमें कैसे मछलियों को पकड़ा जाता है। फिर बोला जा रहा है कि हम लोग ना बहुत लंबे समय से जो मैरीन एनिमल है, समुद्र के अंदर जो जानवर पाए जाते हैं, उनको बचाने के कई सारे जो एफर्ट्स है वो लगा रहे हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था 1989 में और 1991 में, है ना। वहाँ पर भी हम लोगों ने फोकस किया था ड्रिफ्ट नेट फिशिंग के ऊपर में कि इसके ऊपर रोक लगाई जाए। ड्रिफ्ट नेट फिशिंग यहाँ पर इस प्रकार से एक बहुत बड़ा जाल लेकर यहाँ पे जो जहाज़ है वो निकलता है और उस पूरे जाल को बहुत बड़े एरिया में समुद्र में बिछा देता है, और जो मछलियाँ हैं ना वो आकर यहाँ पर इस जाल में फंस जाती हैं, ठीक है ना। तो एक इस प्रकार से भी यहाँ पे ये देखने को मिलता है, अलग अलग मेथड हैं मछली पकड़ने के जिसमें बहुत ज़्यादा मछलियों को पकड़ा जा सके। तो इन चीज़ों को यहाँ पे रोक लगाने के बारे में चर्चा की गई थी बहुत पहले। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सदर्न ब्लूफिन टूना को भी यहाँ पर लेकर आया गया। एक ऐसा एग्रीमेंट किया गया जहाँ पर मेजर फोकस ये था कि जो ब्लूफिन टूना है इसको हम लोग बचा सकें, क्योंकि इसकी संख्या भी लगातार कम हो रही थी ड्यू टू ओवर फिशिंग। ज़्यादा मछली पकड़ने की वजह से इस ब्लूफिन टूना की संख्या भी कम हो रही थी, तो इसको भी प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोगों ने इस प्रकार से एग्रीमेंट्स किए। और ऐसे कई सारे एग्रीमेंट्स पिछले कुछ समय में हो चुके हैं। ये मैं आपको ड्रिफ्ट नेट के बारे में बता ही चुका हूँ, ये मैंने आपको पिक्चर ऑलरेडी दिखा दिया है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल, थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है लेकिन रेलिवेंट था। बाकी वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना, हमारा टारगेट है 2000 प्लस लाइक्स का, आप उसको पहुंचा सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे बात की गई है, ये देखो पहले मैं बता दूं, ये आर्टिकल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के लिए बहुत रेलिवेंट है। करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में चर्चा की गई है। आखिरकार CAD क्या है इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में सरकार ने एक डेटा रिलीज़ किया है और डेटा रिलीज़ करते हुए ये बताया है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है ना, ये जनवरी 2023 के अंदर में दोनों ही कम हुआ है। एक्सपोर्ट 6.59% से कम हुआ है और इम्पोर्ट 3.63% से कम हुआ है। दोनों ही चीज़ें कम होती हुई हैं। और इसमें ना ये जो कंडीशन है ये करंट अकाउंट डेफिसिट वाली क्रिएट हो चुकी है भारत के लिए, और ये कंडीशन भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी है। तो यहीं पर समझाया गया है कि एग्जैक्टली करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, प्लस इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो मेंस में आपको बहुत अच्छे से जो पॉइंट्स हैं ना वो एक तरीके से मिल जाएंगे वहाँ पे यूज़ करने के लिए। तो जब हम बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो ये होता क्या है, देखो ये कंडीशन तब आती है जब एक पर्टिकुलर कंट्री का जो इम्पोर्ट है वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट उसका कम हो जाता है। मान लो इंडिया की बात करें तो उसका जो इम्पोर्ट है वो बढ़ गया, यानी कि हम लोगों ने बहुत सारा सामान बाहर के देशों से मंगाया लेकिन एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। अब मंगाया तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा पैसा है हमें उसकी पेमेंट भी करनी है जो सामान मंगाया है, तो हमारा पैसा ऑलरेडी बाहर जा रहा है। तो इंपोर्ट तो बढ़ गया बट एक्सपोर्ट यहाँ पे हमारा और कम हो गया। और एक्सपोर्ट जो कि एक्सपोर्ट आप समझ रहे हो ना, जब सामान हम बाहर बेचते हैं तो हमारे पास में पैसा आता है। तो एक तो इंपोर्ट बढ़ रहा है
दूसरा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो यहाँ पे भी रेवेन्यू हमारा कम ही हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो इससे रेवेन्यू भी हमारा कम हो रहा है। तो ये कंडीशन कहलाती है करंट अकाउंट डेफिसिट की। जब एक देश का जो इम्पोर्ट है ना वो यहाँ पे बढ़ जाता है, सॉरी मैंने कम बोल दिया था क्या, जब एक देश का इंपोर्ट बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है, तो बस खाली सिंपल सा ध्यान रखना, इंपोर्ट बढ़ गया एक्सपोर्ट कम हो गया, यही कहलाता है करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट की तरह ही एक फिस्कल डेफिसिट होता है। फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है, जब एक देश की सरकार के जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कमाई कम हो जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं कमाई कम हो जाती है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फिस्कल डेफिसिट, यानी कि पैसे की यहाँ पे कमी हो रही है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे बुरा असर पड़ता है। मान लो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है, बहुत बुरे हालात हो चुके हैं, कमाई बिल्कुल नहीं हो रही है, खर्चे खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे इकोनॉमी के ऊपर बुरा असर पड़ता है, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर असर पड़ता है, जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है देश में उसके ऊपर असर पड़ता है। और अगर हमारा सीएडी, किसी भी देश का सीएडी मेंटेन रहता है, कम रहता है, तो इससे लोगों की जो सेंटिमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए रहते हैं। इनफैक्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ होगा, हमारे देश की इकोनॉमी एक अच्छी हालत में रहेगी, है ना, जहाँ पे सीएडी अच्छा होता है। और अगर आपका करंट अकाउंट सरप्लस में चल रहा है, आपको फायदा हो रहा है, तो फायदा हो रहा है यानी कि आपके देश में मनी फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यह है, सिंपल सा देख लो कि अगर यहाँ पर आपका इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो आपके पास में ढेर सारा पैसा आ रहा है, बाहर का पैसा आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इकट्ठा हो रहा है, आपकी इकोनॉमी बूस्ट होती हुई नजर आ रही है। तो सीएडी के इंप्लीकेशंस इस प्रकार से पड़ते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि जो सीएडी का इंपैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर, अगर हम इसको नेगेटिव इफेक्ट इसी तरह देखें तो क्या पड़ सकता है ना। सीएडी का इंपैक्ट इकोनॉमी पर नेगेटिव पर्पस से कैसे देखा जा सकता है, पहले हम इसको समझेंगे। पहला, सीएडी का एक नेगेटिव इंपैक्ट वीकर करेंसी की तरह देखा जा सकता है, यानी कि मान लो एक देश का जो इंपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया, तो उसका यहाँ पे हालत काफ़ी ख़राब हुआ, है ना, उसकी जो कमाई वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, तो उसकी करेंसी की जो डिमांड है ना वो भी कम हो गई है, उसकी करेंसी की डिमांड कम हो गई है, तो इससे उसकी जो करेंसी है ना उस पर्टिकुलर देश की वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। और अगर मान लो एक देश का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट अगर काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो उस देश की जो करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो सीएडी का एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है करेंसी के ऊपर में, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ पर वीकर करेंसी की वजह से क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, करेंसी के अंदर और ज़्यादा गिरावट भी हम लोग देख सकते हैं। बात क्लियर हुई। दूसरा जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इसका वो है डेट एक्यूमुलेशन। अब डेट एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है, मतलब कि मान लो देखो एक देश है जिसका जो फाइनेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुका है, करंट अकाउंट में फाइनेंस बेकार हो चुका है, उसके पास में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं आ रहा है ना, उसका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बुरा चल रहा है, उसके पास में कमाई उस देश के पास में बहुत कम हो रही है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे वो जो गैप है ना उसको पूरा भरने के लिए बोरो करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा पैसा। और जब वो उधार लेगा ना पैसा, तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो उधार कहीं ना कहीं चुकाना होगा और सूद समेत ब्याज के साथ में चुकाना पड़ेगा, तो उसका एक डबल इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा इकोनॉमी के ऊपर में। तो सीएडी का नेगेटिव इफेक्ट्स हमारी इकोनॉमी पर कैसे पड़ सकते हैं वो यहाँ पर समझाया गया। फिर एक और पॉइंट आता है कि कैसे जो इंडिया है ना करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज कर सकता है, कैसे हम इसको नॉर्मल कर सकते हैं, ये यहाँ पर समझाया गया। तो नॉर्मल करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट आपको उठाना है वो है एंकरेज एक्सपोर्ट्स। आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर एक पर्टिकुलर कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ता है तो हमारा ऑलरेडी जो सीएडी है ना वो अपने आप में इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, हमारे पास में पैसा आ रहा होगा। अगर और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो सरकार है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ इंसेंटिव्स दे सकती है, उन इंडस्ट्रीज़ को आगे ग्रो करने के लिए उनको इंसेंटिव दे सकती है ना, और खासकर यहाँ पे उनको सपोर्ट कर सकती है, ऐसा कह सकते हो। प्लस यहाँ पे दूसरे देशों के साथ में अग्रीमेंट करने में उनकी मदद करवा सकती है, तो ऐसा किया जा सकता है जिससे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा जो यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं वो है प्रमोट इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भी देश आज के समय पर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है, जैसे इंडिया भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, तो ध्यान में ये रखना होगा कि हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस करना होगा, यानी कि जो सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना उसका खुद का एक ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट हमें अपने खुद के देश में बनाना होगा, हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी, हम खुद के देश में वो सामान बनाएं और जो इंपोर्ट कर रहे थे उसको वहीं पर रोक दें। और या फिर अगर हम इंपोर्ट नहीं रोक पा रहे हैं तो जो सामान इंपोर्ट किया जा रहा है उसके ऊपर ड्यूटीज़ लगा दी जाए, टैक्सेस लगा दिया जाए, जिससे वो सामान महंगा हो जाएगा और हम अपने खुद के डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर प्रॉपरली फोकस कर सकें, ठीक है। तो ये काम किया जा सकता है जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज किया जाएगा। फिर तीसरा यहाँ पर जो तरीका है वो है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस। आपको अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में
अपनी अर्थव्यवस्था में जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी इंप्रूव करना होगा और कॉम्पिटिटिवनेस को भी इंप्रूव करना होगा। इससे आपका एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होगा। एक अच्छा कंपटीशन अगर मार्केट में बनता है ना, तो आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट तो मिलेगा और साथ ही साथ में लो कॉस्ट का प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे आप देखते हो ना, मार्केट में किसी ने यहाँ पर एक सस्ता दाम में अच्छा प्रोडक्ट निकाला तो दूसरा कोशिश करेगा कि उससे भी सस्ते दाम में एक अच्छा प्रोडक्ट और निकाल के दिया जाए। और ये भी काम कैसे किया जा सकता है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना होगा, नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना होगा, एजुकेशन के ऊपर काम करना होगा, रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इस बेसिस पर हम करंट अकाउंट डेफिसिट को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है। यहाँ पर लेड पॉइजनिंग के बारे में चर्चा की गई है। अब लेड पॉइजनिंग क्या है और कैसे ये एक पर्टिकुलर इंसान की हेल्थ को बर्बाद कर सकती है, वो यहाँ पर समझाया गया है। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने जो लेड पॉइजनिंग के केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स दुनिया भर के कई सारी जगह पर ये बढ़ती जा रही हैं। तो उस वजह से आपको पढ़ना होगा लेड पॉइजनिंग एग्जैक्टली क्या है। तो लेड पॉइजनिंग बेकार एक प्रकार की यहाँ पर पॉइजनिंग है। यहाँ पे क्या होता है ना, बॉडी में जब लेड जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और पिछले कुछ समय से लगातार इकट्ठा हो रहा होता है, तो हमारी बॉडी की एक लिमिट है और कोई भी चीज़ अगर उस लिमिट से बाहर होती है ना, तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो लेड अगर बॉडी में जमा हो जाता है ना, तो जमा होने की वजह से बॉडी में थकान, पेट में दर्द, नौसिया, डायरिया, भूख ना लगना, है ना, जो आपके मसूड़े हैं वो यहाँ पर बेकार हो जाते हैं, प्लस मसल्स में पैरालिसिस हो जाता है, हाथ पैर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आने लगती हैं जब लेड पॉइजनिंग एक अल्टीमेट लेवल पर इंक्रीज हो जाता है। और खासकर लेड पॉइजनिंग के जो केसेस हैं वो ज़्यादातर बच्चों में दिखाई पड़ते हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा शिकार बने हुए हैं लेड पॉइजनिंग के, क्योंकि उनकी जो बॉडी वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। ठीक है ना। अब लेड पॉइजनिंग को समझने से पहले आपको समझना होगा आखिरकार लेड होता क्या है। लेड ना एक अपने आप में टॉक्सिक मेटल, एक जहरीला मेटल है जो कि हमारी पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। पृथ्वी के अंदर से यहाँ पर इस लेड को निकालते हैं। कुछ इस प्रकार से ब्लैक कलर का आपको यहाँ पर जो लेड है ना वो देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो ये लेड है ना, ये बॉडी में कई सारी जगह पर देखने को मिलेगा, लेकिन एक लिमिट से जब ज़्यादा होगा ब्रेन, लिवर, किडनी, बोन्स में, तो ये हमारे बॉडी को पूरी तरह से अफेक्ट करता हुआ नजर आएगा। और खासकर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर किसी महिला को यहाँ पर उसके बॉडी में लेड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है ना, तो इससे कहीं ना कहीं जो महिला के वॉम्ब में बच्चा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है उसके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसको रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है ना, लेड एक्सपोजर को कंट्रोल किया जा सकता है। बट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, आपसे लेड के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो लेड जो है ना, इसका एटॉमिक नंबर है 82 और इसका जो सिंबल है वो है Pb। ठीक है ना, Pb इसका यहाँ पर सिंबल है। अगर यहाँ पर किसी बच्चे के अंदर में लेड का जो एक्युमुलेशन है थोड़ा ज़्यादा होगा, ज़्यादा लेड मिलेगा उसके बॉडी में, उसके खून में, तो इससे क्या होगा, उस बच्चे का जो ब्रेन है ना वो काफ़ी कमज़ोर होगा, उसका IQ लेवल काफ़ी कम होगा, उसको लर्न करने की में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होंगी, सुनने में प्रॉब्लम होगी, उसका बिहेवियरल भी प्रॉब्लम्स होगा, है ना। बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो उसकी जो मैस्कुलर ग्रोथ है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी, उसका नर्वस सिस्टम यहाँ पर डैमेज होता हुआ नजर आएगा, ब्लड में एनीमिया नजर आएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, किडनीज डैमेज होती हुई नजर आएंगी, स्पर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ये सारे इम्पैक्ट पड़ जाते हैं लेड पॉइजनिंग के, ये यहाँ पर मेंशन किया जाता है। ठीक है, ये मैंने पिक्चर थंबनेल में लगाया है, वही बिल्कुल सिमिलर है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि लेड पॉइजनिंग की वजह से होता क्या है, मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में ऑलरेडी। हाई ब्लड लेवल्स जब आप देखोगे ना, यानी कि आपके खून में अगर थोड़ा ज़्यादा, यानी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी में बहुत ज़्यादा अगर लेड अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं उसके बॉडी में ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। और 2020 की एक रिपोर्ट थी यूनिसेफ की, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया में आधे से ज़्यादा बच्चे में उनके ब्लड में हाई लेवल का लेड जो है वो पाया गया है। इवन बोला गया है 64.3 मिलियन बच्चों के ब्लड में यहाँ पर लेड का लेवल थोड़ा बढ़ता हुआ पाया गया है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। 2016 का एक एनालिसिस है और उस एनालिसिस को किया था IHME ने, दैट इज़ इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन। तो ये जो IHME है ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन हेल्थ रिसर्च सेंटर है। कहाँ पर है, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन में। बट ये जो बॉडी है ना, इसने यहाँ पर एक रिसर्च की और एनालिसिस करते हुए ये बताया कि इंडिया में जो लेड की टॉक्सिसिटी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। लेड की टॉक्सिसिटी की वजह से 4.6 मिलियन के आसपास केसेस वो हैं जो कि डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर के केसेस हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जिनकी ज़िंदगी बढ़ तो सकती थी बट यहाँ पर बीमारी की वजह से उनकी ज़िंदगी काफ़ी कम हो चुकी है, काफ़ी सारे साल वो खो चुके हैं और ऐसे बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो रही है। फिर इस लेड के बढ़ते तहत
बहुत सारे हेल्थ इंपैक्ट्स पड़ते हैं, मैंने आपको बताया डायरेक्टली ब्रेन को इंपैक्ट पड़ेगा, प्रेगनेंसी में क्या होगा मैंने आपको बताया है ना, ये हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं पिक्चर के अंदर में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार हम इसको ठीक क्यों नहीं कर पा रहे, लेड पॉइजनिंग को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। कंट्रोल इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी परेशानियां हम लोग देख पा रहे हैं। अब कैसी परेशानियां, पहला है लेस अटेंशन। इंडिया के अंदर में हम लोग ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं इस पर्टिकुलर मामले में। इंडिया में आप देखोगे ना, जो लेड के केसेस है वो मिल तो रहे हैं लेकिन इनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही है, वो यहाँ पर बताया गया, इसके बारे में प्रॉपर पता नहीं लगाया जा पा रहा है। हालांकि कुछ बॉडीज़ हमारे पास में है जो टेस्टिंग वगैरह करती हैं, बट वो भी सही से काम नहीं कर पा रही हैं। दूसरा, पुअर रिसाइकलिंग लॉस। देखो बहुत सारे डेवलपिंग देश आज के समय पर ऐसे हैं, जैसे इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है तो इंडिया भी इसमें आता है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ यहाँ पर ऐसी देखने को मिल जाती हैं जिनके पास में प्रॉपर लॉज नहीं है ना, जिनके पास में आप कह सकते हो प्रॉपर लॉज नहीं देखने को मिलते हैं, ऐसी कंट्रीज़ में यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिर इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बैटरीज वगैरह यूज़ करी जा रही हैं, लेड एसिड बैटरीज, जिसमें लेड का यूज़ किया जाए, और फिर वो इंसान जब यूज़ करता है ना तो उसके लेड के चपेट में वो आता है और उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इवन जो लेड एसिड बैटरीज है ना, इनको बैटरीज मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 2001 में भी कवर किया गया है ताकि इनका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा सके, हम लोग एनवायरमेंट में इसका सेफली यूज़ कर सकें। बट इनकी रिसाइकलिंग सही से नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से जो लेड है ना वो हमारे एनवायरमेंट में रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है, इंसानों को अफेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। प्लस बहुत सारे इंडिया में जो भी लो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सस्ते वाले सामान है ना, उनमें ज़्यादातर सामानों में लेड होता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। और अगर कोई आप लेड फ्री वाला सामान लेना चाहोगे तो उसको लेने में आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर इशू है। आई होप गाइज आपको यहाँ पर भी एक क्लैरिटी मिल चुकी होगी। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा बात करता है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के बारे में। तो ये क्या है वीवीपी, हमने थोड़ा सा डिस्कशन द हिंदू में किया हुआ है, याद होगा, लेकिन समझ लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये निकल कर आया था कि हाल ही में जो हमारा यूनियन कैबिनेट है, इन्होंने अभी जो ITBP है, दैट इज़ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, कल मैंने आपको पढ़ाया भी था, ITBP के कुछ नए अलग अलग यूनिट्स बनाने के बारे में चर्चा की है। प्लस बोला है 4800 करोड़ रुपए हम लोग खर्चेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। ये पैसा खर्चा जाएगा ताकि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में हम लोग क्या कर सके, खासकर जो हमारे LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर बॉर्डर पर जो चाइना के साथ में हम लोग एक लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ पे जो छोटे छोटे गांव हैं आसपास बॉर्डर के, इन गांव के अंदर प्रॉपर डेवलपमेंट किया जा सके, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाई जा सके। तो इसके लिए यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को चलाया गया है और उसी में ये सारा जो पैसा है वो खर्चा जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ में मिलकर काम करेंगी। इसके बारे में अभी अनाउंसमेंट बजट 2022-23 में किया गया था। बोला गया था कि 2025-26 तक हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे बॉर्डर पर, खासकर नदन बॉर्डर पर जितने भी गांव हैं वहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट किया जाएगा। और खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख, यहाँ पर ये सारे स्टेट्स देखने को मिलते हैं ना, ठीक है, ये स्टेट्स चाइना के साथ में बॉर्डरिंग को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आसपास गांव हैं वहाँ पर हम लोग प्रॉपर डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इस प्रोग्राम के तहत लगभग 2963 विलेजेस को कवर किया जाएगा। और पहले फेज में कुछ 600 के आसपास विलेजेस को कवर करेंगे जहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट किया जाएगा, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है ना, ताकि वहाँ पे हम लोग बॉर्डर पर अपना प्रॉपर डेवलपमेंट कर सकें। तो इस स्कीम का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है, बॉर्डर्स जो विलेजेस हैं वहाँ पे डेवलपमेंट करना, और खासकर जो ग्रोथ सेंटर्स है उनका डेवलपमेंट करना, है ना। यहाँ पे हम लोग हब एंड स्पोक मॉडल का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि क्या करेंगे, जो हमारे विलेजेस हैं ना, जो भी गांव हैं बॉर्डर के पास में, वहाँ पे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जो खासकर यूथ है उनको थोड़ा और पावर दिया जाएगा, वेमेन को यहाँ पर स्किल प्रोवाइड करवाई जाएंगी, वेमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करेंगे, टूरिज्म बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, है ना, प्रॉपर कनेक्टिविटी पहुँचाएंगे, इंटरनेट पहुँचाएंगे और अदर फैसिलिटीज़ पहुँचाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर सारा काम किया जाएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है एक्सरसाइज धर्म गार्जियन के बारे में। अभी रिसेंटली चर्चा में था, कल मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो अभी 17 फरवरी से धर्म गार्जियन नाम का जो अभ्यास है वो स्टार्ट हो चुका है। ये जो अभ्यास है इंडिया और जापान के बीच में होता है और आपकी बार जापान में ये अभ्यास चल रहा है। और ध्यान रखना 2018 में इस अभ्यास को करना स्टार्ट किया गया था, 2018 से अब 2023 आ चुका है। 2023 में आप कह सकते हो ये चौथा अभ्यास हो रहा है इंडिया और जापान के बीच में। और यहाँ पे ना इंडियन आर्मी होंगी और साथ ही साथ में जापान की आर्मी होगी, दोनों के बीच में, दोनों की आर्मी के बीच में इस अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है।
अब होता यह है कि दोनों की आर्मी जो है ना, इनको कुछ स्पेशल टेक्निक्स, इनके टैक्टिक्स, प्रैक्टिस जो भी आती है ना, वो एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। इससे दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस कॉपरेशन है वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बन जाए कि इंडिया और जापान के बीच में, इन दोनों की आर्मी के बीच में एक अभ्यास होता है, ज़रा उसका नाम बताओ। तो ध्यान रखना, धर्म गार्जियन नाम है उस अभ्यास का। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बन जाए कि आर्मी के अलावा इंडिया और जापान की नेवी के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, तो उसका नाम है जिमेक्स। फिर क्वेश्चन बन जाए इंडिया जापान की एयरफोर्स के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, उसका नाम है शेन्यू मैत्री, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी एक और अभ्यास होता है मालाबार नाम का, मालाबार एक्सरसाइज की जाती है, लेकिन मालाबार एक्सरसाइज केवल इंडिया जापान के बीच में नहीं होती है, इसमें दो देश और आ जाते हैं, यूएस और ऑस्ट्रेलिया भी, बट यहाँ पर इंडिया जापान का इन्वॉल्वमेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। तो मालाबार आपको पता ही है, जो खासकर हमारी क्वाड कंट्रीज हैं, 4 देश इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों के बीच में यहाँ पर इस मालाबार एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। लास्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे बात की गई है स्नो लेपर्ड के बारे में। तो स्नो लेपर्ड क्या है और थोड़ा डिस्कस करेंगे, खासकर कंजर्वेशन स्टेटस वगैरह जान लेना एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यहाँ पर जो स्नो लेपर्ड है, ये पहली बार देखने को मिला है। कहाँ पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में धर्म वैली पर ये पाया गया है, धर्म वैली। तो ठीक है, वहाँ पर ये देखने को मिला है स्नो लेपर्ड, इस वजह से चर्चा में है। स्नो लेपर्ड को हम लोग घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहते हैं, पहाड़ों में पाया जाता है और बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ता है। IUCN लिस्ट में ना स्नो लेपर्ड को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, एज इट इज रटना पड़ता है, आपको पता है ना, क्या था इनको हमने किस प्रकार से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रखी है। तो IUCN स्टेटस में वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। दूसरा जो साइट्स है, इसमें इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। इसका मतलब आप इसकी हंटिंग नहीं कर सकते, हंटिंग करोगे तो जेल भी जा सकते हो। प्लस यहाँ पे जो इसका इंटरनेशनल व्यापार होगा उसके ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। प्लस इसकी पॉपुलेशन को सुरक्षा दी जा सके, इसकी वजह से इसको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर भी किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद में जो ये स्नो लेपर्ड है ना, ये काफ़ी सारे रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे हिमालयाज़ में अगर आप देखोगे तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम में यहाँ पर ये स्नो लेपर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, ध्यान रखना इसके बारे में। आई होप गाइज आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी होगी। नाउ अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। आज क्वेश्चन ज़्यादा है भी नहीं, तो जो भी हैं डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बात करता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अभी हमने पढ़ा भी था। एक बायलैटरल अभ्यास है जिसको हम लोग बोलते हैं धर्म गार्जन। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये कौन से 2 देशों के बीच में होती है? ऑप्शन ए इंडिया एंड जापान, ऑप्शन बी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंडिया एंड यूएस, या फिर ऑप्शन डी इंडिया एंड रशिया। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब कि इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन बात करता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये बेसिकली एक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, खासकर जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है ना, वेस्टर्न बॉर्डर पर जो गांव है वहां पे डेवलपमेंट करने का ये प्रोग्राम है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये काम करता है खासकर उस पर्टिकुलर गांव वाले एरिया में, बॉर्डर पर जो गांव है वहां पे लोगों का स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने का ये काम करता है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है किस चीज़ के बारे में। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और तीनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ हैं जो हमें मदद कर सकती हैं करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए। करंट अकाउंट डेफिसिट मैंने आपको बताया ना अभी, क्या है? जब हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए इन तीनों स्टेटमेंट्स में से बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ा देना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट जो इंपोर्ट है ना उसका सब्स्टिट्यूट लेकर आना चाहिए, यानी कि अपने देश में खुद का डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना चाहिए। तीसरा प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस को इंप्रूव करना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर सकता है। ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 और 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका आंसर तो सिंपल सा है, दे पाओगे आराम से। तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं थे, बट जो भी थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब फटाफट हम लोग इन जो क्वेश्चन आपको मैंने दिए थे ना इसके आंसर देखते हैं, इसके आंसर क्या है। तो आखिरी वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना स्टार्ट करेंगे। आखिरी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में, रिड्यूस करने में तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट हेल्पफुल रहेगा। तीनों के तीनों सही रहेंगे, तीनों काम करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा जिससे हमारा क्या बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, इससे करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो सकता है। प्लस अपने देश में खुद का डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना होगा। तीसरा आपको कॉम्पिटिटिवनेस और प्रोडक्टिविटी तीनों को इंप्रूव करना पड़ेगा।
तब जाके यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों सही हैं। अभी मैंने डिटेल से पढ़ाया था, आप वापस से बैक में जाकर देख सकते हो। फिर आपसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट जो वेस्टर्न बॉर्डर्स है वहाँ पर डेवलपमेंट करने की बात करता है, ऐसा नहीं है। हम वेस्टर्न बॉर्डर्स की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, आपको यहाँ पर ध्यान होगा। हम लोग बात करें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले रीजन की, खासकर जो हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर्स और भी कुछ बॉर्डर्स यहाँ पर आ जाते हैं, केवल वेस्टर्न बॉर्डर्स की बात नहीं की जा रही है। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करेगा। जो स्किल डेवलपमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको यहाँ पर थोड़ा जोर से फोकस किया जाएगा। फिर आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक्साइज धर्म गार्जन के बारे में। तो ये जो अभ्यास है ये कौन से दो देशों के बीच में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया जापान के बीच में होता है, ध्यान रखना। बाकी आप एक चीज़ रिकॉल कर सकते हो, ये मुझे बताओ ज़रा, इंडिया और जापान की नेवी के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में उस नाम को बताओ, रिकॉल कर सकते हो उसको, ठीक है ना, एक बार नाउ। तो ये थे गाइस आज के हमारे सारे के सारे आर्टिकल्स। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।